नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्र कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध का 150 मीटर से ज्यादा का निर्माण प्रस्तावित है। आपको ये भी बता दें कि इस परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा का लाभ ले सकेगा। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल बिजली जो है वो उत्पादन का प्रावधान भी रखा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोज़गारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोज़गार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए और जो हमारा हल्द्वानी नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए जमरानी बांध एक संजीवनी के रूप में काम करने वाला है। वर्षों वर्षों से जमरानी बांध के लिए मांग चल रही थी। समय समय पर केंद्र से उसके लिए सिफारिश भी की गई। तमाम तरीके के जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसका आकलन किया गया। अब ये केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हुई है तो ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि केंद्र सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जमरानी बांध में 90% केंद्र का निवेश करने का जो उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया है, केंद्रीय कैबिनेट में इसको स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस जमरानी बांध से उत्तराखंड राज्य जो हमारा नैनीताल है, हमारा जो तराई क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आने वाला है, इसमें 10 लाख से भी अधिक परिवार के लोगों को कृषि लाभ मिलने वाला है और 14 मेगावाट के बिजली वहाँ उत्पादन होगी और इससे उस क्षेत्र के लोगों में जो खेती है, किसानी है, वो बढ़ेगा। तो जमरानी बांध परियोजना जो है केंद्र द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। हल्द्वानी की गौला नदी पर 150 मीटर ऊंचाई पर बने गए बांध मार्च 2028 तक बांध परियोजना का काम पूरे होने के आसार हैं। लक्ष्य रखा गया है बांध निर्माण के 57,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी और 2584 करोड़ की लागत से बांध परियोजना का निर्माण होगा। इसके अलावा उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 63 मिलियन यूनिट जल बिजली उत्पादन का भी इसमें प्रावधान है और जमरानी बांध परियोजना केंद्र से हरी झंडी इसको मिल चुकी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये सेकेंड फेज का काम है जो अब शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बराज बनकर तैयार हो चुका है, जो कैनाल बनाया जाना था वो भी हो गया है। दूसरा फेज महत्वपूर्ण फेज है क्योंकि इसमें बांध का निर्माण होना है और इसे अब केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसलिए धामी सरकार ने आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो रास्ता है बांध निर्माण का वो साफ हो चुका है और 2028 लक्ष्य रखा गया है इस बांध के निर्माण को पूरा होने के लिए।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जमरानी एक बड़ी उपलब्धि है और इसी चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डीके पाल जी आप नेता हैं, जेपी मैठाणी जी पर्यावरणविद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, जमरानी बांध एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सेकेंड फेज जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है उसे भी मंजूरी मिल चुकी है। क्या कहेंगे, किस तरह से काम शुरू होने वाला है? शॉर्ट में वक्तव्य आपका। जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में एक पूरा बड़ा शहर विकसित हुआ है, उसके लिए काफ़ी सारी ज़रूरतें थी। जैसे सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी, पीने के लिए जल की आवश्यकता थी और विद्युत परियोजना के लिए भी उसमें बात हुई थी। तो इस तीनों बिंदु से जमरानी बांध बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है उत्तराखंड सरकार के लिए और लगभग 1975 से इसकी बात चल रही थी। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार लगातार बैठकों में दिल्ली जाकर इस मुद्दे को उठाया और अंततः केंद्रीय कैबिनेट की इसको मंजूरी मिली और एक सरकार की बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत फ़ायदा हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में इस परियोजना से होना है। जी ठीक है। आशीष नौटियाल जी आप क्या कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए मैडम, जैसे हम चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि बड़ी फायदेमंद योजना है, इससे तो फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं नजर आ रहा। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था इसके ऊपर। 1700 करोड़ रुपए, 1730 करोड़ रुपए लगभग केंद्र ने दिए हैं और 800 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने दिए। 2500 करोड़ की योजना है, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है। इतना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय से दबाकर रखा। 7 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, आप लोग इस योजना को पहले ले आते। ऐसी स्मार्ट सिटी बनाने से बढ़िया जिसमें 1500 करोड़ वहां आपने लगाए, यहाँ लगाते। आपके पास इतनी अच्छी चीज थी पर आपने जनता को उससे बेघर रखा, आपने जनता को लाभ पहुंचने नहीं दिया और स्मार्ट सिटी जैसी सिटी को बना के आपने हमारे आगे रख दिया। आपने इतने खर्चे किए क्या मैडम? 72,000 करोड़ का जिस हमारा उत्तराखंड का बजट है, वहां 1700 और 2500 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ये नहीं लगा सकते। और फिर देखें इसमें एक उपलब्धि और देखें, इस पे पैसा यूपी भी लगाएगा, उत्तराखंड भी लगाएगा और केंद्र से भी ले लिया आपने। अब क्या होगा? बांध हमारी छाती पे बन जाएगा और बिजली वो लेके चले जाएंगे। जैसे आप टिहरी बांध के अंदर आपने किया कि टिहरी बांध हमारा, टिहरी बांध की जमीन हमारी, बेघर हमारे लोग हुए और जमीन यहाँ की बिजली किसकी हो गई? वो अन्य राज्यों को आपने दे दी कि नहीं, उनका पैसा लगा था। तो इसी तरह से षड्यंत्र के तहत आप हमारे उत्तराखंड को बेचने की कहीं साजिश तो नहीं करेंगे इसमें माध्यम से? और अगर बनती है कोई चीज, उसका एक वो होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए देखने, लेकिन उस चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो हमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे हमेशा शक रहता है कि ये हमारी चीजों का, हमारी संपत्तियों का, हमारी परिसंपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, डीके पाल जी आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी शॉर्ट में, आप क्या कहेंगे इस पर? दुरुपयोग या फिर फायदा? हमारा राज्य जल संसाधन वाला राज्य है और हमारे राज्य में जमरानी ही नहीं, जमरानी के अलावा 60 से ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं और राज्य को उससे लाभ हो रहा है। जमरानी के लिए भी सरकार आगे आई है तो बहुत अच्छी बात है, ये निर्णय स्वागत योग्य है। साथ ही साथ जो मनेरी भाली है, 1 2 3 4 14 परियोजनाएं लगभग और ऐसी हैं, 14 में से एक ये जमरानी जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि जो 13 जल विद्युत परियोजनाएं अधर में लटकी हुई है, जिन पे कुछ पैसा लगा हुआ, जिनका जमीन का, नक्शे का, हर चीज का जो है सरकार में प्रस्ताव कैबिनेट में यहाँ से पास होकर के ऊपर दिल्ली तक गया हुआ है, तो एक एक पर आप फैसला ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है संसाधन की कमी हो उत्तराखंड के लिए दिल्ली की सरकार के पास, हो सकता है वो पूरी दिल खोल करके इस जल संसाधन वाले राज्य में बाकी 13 जो परियोजनाएं बची हैं उन पर पूरी ताकत के साथ में हिम्मत ना जुटा पा रहे हो, या कुछ और कारण, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि जल संसाधित वाले इतने बड़े राज्य को, जिसमें जल अपार संपदा है हमारी, उस पर हमको सरकार ने भी कई बार कैबिनेट में भी एक फैसला आया था, बहुत सारे कैबिनेट के फैसले धामी जी ने 2 साल में लिए हैं, उनमें से एक फैसला ये भी था कि ऊपर से गंगा नदी जहाँ से भागीरथ से स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर के और ऋषिकेश तक लगभग 30 परियोजना, छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को कैबिनेट में मोहर लगाई थी, उन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हो सकता है पैसे की कमी है सरकार के पास में, या मंशा की कमी है, किस बात की कमी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमारा राज्य अपार जल संसाधन वाला राज्य है और जितनी भी हम परियोजनाएं यहाँ बना लें, ये 60 चल रही हैं, 61 भी ये हो गई,
13 पड़ी हुई है, संशोधित 13 पड़ी है सरकार के पास कागजों में, और बाकी भी जितनी बनाना चाहे जो कैबिनेट 35-36 जो लेकर के आई है सरकार, मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं हजारों छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हमारे राज्य में बनाई जा सकती है, और हमारे राज्य को उससे अपार लाभ, एक हमारे, मैं कहूँगा कि हमारे जो खाता है, जो हमारा अकाउंट है, जो हमारा, मैं बोलता हूँ जो भंडार है, उसको भरा जा सकता है केवल जल संसाधन से ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़ी गंभीरता से इस जल संसाधन पर काम करना चाहिए। थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो से नुकसान हो रहा है, राज्य के पानी सीधा नीचे उतर जा रहा है। बल्कि इसमें अगर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, जो अभी पिछले साल धामी जी का एक निर्णय आया था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। मैं समझ, हम जो अच्छे काम है उसको हम स्वागत करेंगे। उसमें यह भी था कि यहाँ राज्य के नौजवानों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, उन नौजवानों को भी जो यहाँ इन जिलों के रहने वाले हैं, 3-4 जिले पड़ते हैं इस बीच में, उन छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन गाँव को भी, जो गांव वहां पर 10-20 गांव पड़ते हैं आसपास के, उनमें भी रिबेट दी जाएगी, शायद बिजली फ्री दी जाएगी या वहां नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे काम करने से राज्य का निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार के रास्ते खोले जा सकते हैं। लेकिन मनसा साफ हो सरकार की, तो ये काम किए जा सकते हैं। ठीक है, हरीश मैखुरी जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। जमरानी बांध के निर्माण को अब हरी झंडी मिल चुकी है केंद्र से, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? दिव्य दर्शनी जी, ये बड़ा सुंदर निर्णय है। बहुत वर्षों से हम जमरानी सुनते तो थे, लेकिन इस पे धन की अब तक कमी थी। तो अब केंद्र सरकार ने इसको धन आवंटन किया है। हमारा सुझाव इतना है कि इसकी बिजली का जो लाभ है वो उत्तराखंड वासियों को मिले। और अगर हम लोग दिल्ली में जहाँ एक भी परियोजना नहीं है वहाँ फ्री बिजली बांट रहे हैं, तो जहाँ उत्तराखंड में 30 से अधिक बिजली की परियोजनाएं हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। जी। तो एक तो ये किया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ के लोग डूब रहे हैं, जहाँ के लोगों की जमीन पानी में डूबी हुई है, गाँव डूबे हुए हैं, पैतृक गाँव डूब गए हैं, अगर उन लोगों को फ्री बिजली दे भी दे सरकार, तो ये बहुत बढ़िया मतलब उपकार नहीं होगा, बल्कि यहाँ के लोगों की ये आवश्यकता भी है और यहाँ के लोगों को दिया जाना चाहिए, ये अधिकार भी है। बिल्कुल। मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ पर्यावरण के संदर्भ में। जी। हमारे कुछ मित्रों ने पहले, जो पर्यावरण के जानकार हैं, उन्होंने टिहरी डैम का भी विरोध किया, दूसरे और डैमों पर भी विरोध हुआ कि बड़ा नुकसान होगा। 25 साल से टिहरी डैम बहुत अच्छा चल रहा है, बिजली भी बन रही है, पर्यटन भी थोड़ा सा उस क्षेत्र में विकसित हुआ है। आज टिहरी का जितना मतलब कुछ डूब क्षेत्र है, उनके लोगों को मतलब अच्छे जगह सेटल किया था, देहरादून में भी किया था, जमीनें भी दी थी। तो वैसे ही जमरानी डैम में भी जो डूब क्षेत्र होगा, वहाँ के लोगों को अच्छा मतलब वो लोग पहले उनका वो पुनर्वास कर दें, तब वहां पर काम शुरू करें, तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग अपने पुनर्वास की लड़ाई लड़ते रहते हैं और सरकार डैम बना देती है। तो दो चीजें, एक हो कि एक तो उत्तराखंड में अगर बिजली बन रही है तो उत्तराखंड वालों को भी लाभ हो, देश को भी लाभ हो, अन्य राज्यों को भी लाभ हो, लेकिन उत्तराखंड वालों को इतना हो कि ये उत्तराखंड हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पर है, तो निश्चित रूप से बिजली यहाँ के लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। अगर हमने दूसरा, ये इतने हमारे तमाम नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज हैं, आग बाघ और हिंसक पशुओं का खतरा भी उत्तराखंड वाले झेल रहे हैं। तो अगर बिजली मिल भी जाती है फ्री, तो ये कोई मतलब उत्तराखंड वालों का अधिकार है। जी, ठीक है सर। जेपी मैठाणी जी सर, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे एनवायरनमेंट के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से इस परियोजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब उसे हरी झंडी मिल चुकी है, क्या इम्पैक्ट्स रहने वाले हैं? देखिए मैडम, हम हमेशा सुनते हैं। नमस्कार, पहले इस डिबेट में आमंत्रित करने के लिए जी। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हम लोग हमेशा कहते आए हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी हमारे प्रदेश के काम नहीं आता, वो बह जाता है, लोग पलायन कर जाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से या तराई क्षेत्र में हल्द्वानी के आसपास वाटर सप्लाई और इरिगेशन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जमरानी बांध एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन दूसरी तरफ डर ये भी है कि ये सूर्यधार जैसी परियोजना ना हो, जो यहाँ देहरादून में बनी थी और वो कुछ भी नहीं है उसमें। जी। तीसरी बात ये है कि जब
इसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस EIA पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन तो हुए होंगे जी। ऐसा हमें लगता है। तो अगर वो हुए होंगे तो लोकल फ्लोरा फोना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, उन पर इनका कोई इम्पैक्ट पड़ना होगा, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। अभी जो मैं इस जमरानी बांध परियोजना के बारे में पढ़ रहा था या इसके बारे में पता था, तो इसमें ये था कि सबसे बड़ी काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में रिजर्वोयर बनेगा जी। तो उससे ये लगता है कि नैनीताल और अनेक तालों के बाद पर्यटन में भी इसमें कुछ इजाफा होगा। और दूसरा इको टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं जी। तीसरा ये है कि तराई क्षेत्र में भी फसलों का व्यापक नुकसान होता है, समय पे पानी न मिलना। और आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से अनटाइम रेन्स हो रही है, अचानक कभी भी बारिश हो जाती है। तो ऐसे में किसान की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। किसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीज कब बोना है, पुराना सीजन चेंज हो गया। अब किसान को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, बारिश के हिसाब से अपनी फसलों को बोना है, बीजों को बोना है। तो उससे निजात पाने के लिए जमरानी बांध से जो नहर निकली और जो पानी की सप्लाई होगी, तो किसान को एक तरह से निश्चिंत रहेगा भाई कि ठीक है हमारे पास नहर का पानी है। ठीक है। तो उससे तराई क्षेत्र में वहाँ धान का कटोरा कहा जाता है उस क्षेत्र को, रुद्रपुर सितारगंज उसको, तो उसमें हमको फायदा होगा। और एक तरह से मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर सभी लोग काम करेंगे और समय पर परियोजना पूरी होगी तो जमरानी बांध विकास की एक नई कहानी लिखेगा काठगोदाम नैनीताल से। जी। नवीन पिरसाली जी, सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस परियोजना से और सभी ये कह रहे हैं कि बहुत फलदायक होगी, बशर्ते इसका लाभ उत्तराखंड को सही तरीके से मिल सके। और ये वाजिब सवाल है कि जब दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहाँ पर मुफ्त बिजली मिल सकती है, तो यहाँ तो उत्पादन हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं? इस बात पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, बहुत सही बात हमारे जो पत्रकार महोदय हैं मैखुरी जी ने कही और मैठानी जी ने काफ़ी अच्छी बातें रखी कि ये बांध एक इतिहास लिखेगा, एक कहानी लिखेगा। और मैखुरी जी ने काफ़ी जोर दिया फ्री बिजली पर, और जो हक भी है हमारा, और इसी तरफ ये बढ़ते हुए कदम है। अगर जमरानी बांध से विद्युत उत्पादन होता है, ऐसी अनेकों बांधों से विद्युत उत्पादन होगा, तो हमारा हक हमें मिलेगा। और हमारी सरकार चाहती है कि हम यहाँ पर फ्री बिजली दें। ऊर्जा प्रदेश जो हम इसको कहते हैं, ऊर्जा प्रदेश के निवासियों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। और आप देखना कुछ ही समय बाद ये भी होगा कि हमारे लोगों को फ्री बिजली यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अभी एक स्टेप है, और ये स्टेप एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो काफी टाइम से रुका था। तो मैं यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है उसकी हमें सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बार बार उस मुद्दे को उठाया और अंततः कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दी और उसका वित्त जो विभाग में जो रुका था मामला, उस पर सैंक्शन हुआ है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। अब उसके बाद मैखुरी जी ने ये भी चिंता व्यक्त की थी कि जो डूब क्षेत्र में जो आएंगे लोग, उनके भी विस्थापन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं मैखुरी जी को ये बताना चाहता हूँ कि किच्छा में प्राग जो क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 300 एकड़ जमीन पहले से ही जो राजस्व विभाग के पास है, उसको सिंचाई विभाग को ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। और सिंचाई विभाग को ट्रांसफर होते ही वहाँ पर लोगों का विस्थापन शुरू हो जाएगा। और इसके लिए लोगों, जो लगभग 1200 लोग जो जनता वहां पर रहती है, उनको विस्थापित होना है। उनसे बातचीत चल रही है। कुछ उसमें अभी और थोड़ी समस्याएं हैं, उनको बहुत शासन स्तर पर, बहुत जल्दी प्रशासन स्तर पर निपटाया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो सके। तो बहुत जल्दी हमारी सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन मिलकर इन सभी मुद्दों को निपटाकर इस पर भी आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें कि उनको बहुत अच्छी तरह से विस्थापित किया जाएगा, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और ये आश्वासन आज समय लग सकता है, लेकिन कभी न कभी बिजली उत्तराखंड में और हमको फ्री मिलेगी। बिल्कुल, रिबेट की इसलिए बात की जा रही है, मुफ्त ना भी मिले रिबेट की इसलिए बात की जा रही है सर, क्योंकि टिहरी बांध यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बांध है और सबसे बड़ा सोर्स है।
इतना समय हो गया आज तक नहीं मिला। गर्मियों की सीजन में बिजली की किल्लत होती तो बाहर से सप्लाई होती, यानी कि सरकार खरीदती है बिजली। तो जब खुद के प्रदेश से हम बिजली बाहर भेज रहे हैं, अपने प्रदेश की आपूर्ति के लिए खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है इससे? देखिए, कुछ स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई थी, नया राज्य था, कुछ संशोधन हुए। उस वक्त उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था। उत्तर प्रदेश की जो चालाकी कहें, कुछ भी कहें, हम एक नया राज्य बन रहे थे। उस वक्त जो संशोधन, जो अमेंडमेंट हुए, उसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस वक्त हो सकता था विपक्ष या पक्ष जो भी रहे होंगे, उनकी कहीं ना कहीं चूक इस वजह से रही कि उसको उस नज़रिए से नहीं देख पाए इसका दीर्घकालिक वो अंजाम क्या होगा। या ये भी कह सकते कि उस वक्त राज्य नया बन रहा था, उतना अनुभव नहीं था उन बातों का, एक नया राज्य बन रहा था। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। बहुत सरकारें कई बार रही, अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों की सरकारें रही। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खाली कांग्रेस की रही या भाजपा की रही, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से सरकार जनता ने रिपीट की है, और उस जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी सरकार, हमारे कैबिनेट, हमारी पार्टी, सभी लोग इस उत्तराखंड की प्रगति, चहुमुखी प्रगति के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, और जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो मैं यहाँ प्रार्थना विपक्ष से भी करता हूँ कि आप भी सहयोग करें। बहुत जल्दी हम, आप देखना, उत्तराखंड को इस देश के अग्रणी राज्यों में ले आएंगे। और 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य भी है कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, और इसीलिए दिन रात काम किया जा रहा है। आप देखते हैं 3-4 दिन में प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ पर हुआ, 4200 करोड़ की सौगात मिली। आज जमरानी बांध का यहाँ पर हो गया है, और कई काम यहाँ पर चल रहे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रहे हैं। तो सारी चीजें दुरुस्त होंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप देखिए उत्तराखंड किस ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आशीष नौटियाल जी, विजन की बात की जा रही थी, विजनरी नहीं थे जी। एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लेती हूँ आशीष नौटियाल जी से, आप लोग विजनरी नहीं थे? जितनी सरकारें, जो प्रसाली जी ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश से हम लोग हटे थे और अपना प्रदेश बना था, उस वक्त विजन नहीं था। जब टिहरी बांध बना, उस वक्त विजन नहीं था कि क्या हो सकता है, किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। आप लोगों ने भी इसमें कोई मशक्कत नहीं की? देखिए मैडम, क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से लोग काम करते हैं और ये सोचते हैं विजन, इनका विजन क्या है। आप बताएं, अभी मेरे भाई वैशाली जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड को बिजली मुफ्त देने का भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये सोचते हैं और मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तराखंड पहले 1,25,000 करोड़ के कर्ज में तो आपने डुबा दिया। आपको उसको निपटाने की तो आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसकी कभी बात भी नहीं होती है। आप देखें, प्रधानमंत्री जी देखें, डबल इंजन की सरकार है, फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, आप पढ़े इतिहास, 2014 तक कितना कर्जा था, उसके बाद कितना हुआ, सब देखें, ये सब लिखा हुआ है। मैं आपको डाटा भी भेज दूंगा। जब से आपकी सरकार आई, उत्तराखंड राज्य को अगर 56,000 करोड़ का कर्जा था तो उसे 1,25,000 करोड़ में पहुंचाने का काम आपकी सरकार ने किया। जब कोई चीज नहीं बनती है उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो निश्चित इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसके बाद नहीं होते। आप अगर नया राज्य बना तो हो सकता है, राज्य बनाने के लिए देखो, विधानसभा बननी थी, संसद बनना था, बहुत कुछ बनने थे, तो खर्चा हुआ। संसद दिल्ली बन चुका था, संसद की बात नहीं, विधानसभा और ये अपने सचिवालय बनना था, कई चीजें बननी होती हैं, कई कृषि मंत्रालय बना, बहुत कुछ बना। तो हो सकता है उस समय कर्ज की जरूरत थी, नया नया राज्य था, उसकी जरूरत थी। उसके बाद फिर दोबारा तो काम नहीं होना, पर हमने सोचा दूसरी, देखो गैरसैंण राजधानी की मांग थी, गैरसैंण में भी चलो विधानसभा बनी। अब हम एक तीसरी विधानसभा भी बनाने वाले हैं बहुत जल्दी यहाँ रायपुर में। उसका भी भाजपा वाले चाहते हैं कि 5 स्टार तरीके से हम विधानसभा बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी में इन्होंने रहने का ठेका ले लिया, इन्हें पता लगता है कि ये नहीं रहेंगे। पर ऐसा तो होने नहीं वाला है, क्योंकि जनता आपके कार्यों से त्रस्त हो चुकी है। आज डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी आए थे, बोलते थे एक आधा कर्जा माफ कर दिया आपका, आधा % भी करते, 50% इस बार कर देते, 50% अगली बार जब टूर में आते फिर कर देते, उत्तराखंड कर्ज मुक्त होता, कितना अच्छा लगता, हमारा उत्तराखंड कर्ज मुक्त है। हम क्या बात करें कि हमें बिजली फ्री मिल जाए। अरे उत्तराखंड की हालत देखो, तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है। और ये आप देखें, अभी आशा वर्कर बेचारी कितनी मेहनत करती है, उनको मानने नहीं दे पा रहे। कांग्रेस के नजरिए आंगनबाड़ी को नहीं दे, अरे हमारा नजरिया नहीं है, जनता का नजरिया है। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का नजरिया हुआ है जो जनता का नजरिया है। कांग्रेस जनता के साथ है, आपकी तरह एक आंख से नहीं देखते, सब हरा ही हरा दिख रहा। अरे बिजली छोड़ो, आप तनख्वाहें दे दो बेचारों की। लेकिन क्या मशक्कत की आप लोगों ने कि यहाँ पर, अच्छा चलिए फ्री नहीं तो रिबेट ही दे दी जाए, क्योंकि दिल्ली जैसा राज्य अगर दे सकता है मुफ्त बिजली, जो यहीं से बिजली ले रहा है, तो हम क्यों नहीं? अरे हर राज्य से सस्ती कर दो, कुछ तो करो, ये तो लूट रहे हैं। हाँ, तो वही तो कैसे कैसे रेट बढ़। लेकिन एक बात है ना, राज्य की स्थिति तो देखो, राज्य कहाँ जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है राज्य। हमारे पास ऐसा क्या प्लान है जिससे हमारा कर्ज खत्म हो जाए, आप ये बता दो। आपकी बहुत बड़े, आप 25 और 28 की बात करते हैं, आप पे ऐसा प्लान क्या है जिससे आप राज्य का कर्जा खत्म करने वाले हैं? उसमें तो है ही नहीं। हमारी आमदनी 56,000 करोड़, बजट हमारा 72,000 करोड़, फिर कर्जा लेके। कांग्रेस का क्या प्लान? आप सत्ता आने तो दो। कांग्रेस का प्लान नहीं है, कांग्रेस
करके दिखाएगी। अब आपको प्लान हम ये प्लान कैसे बता दें? ठीक है, यानी कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि कहीं वो इम्प्लीमेंट कर देगी भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोगों के लिए बचेगा। ठीक है, आप ऐसे हत्याकांड कराते रहो, पता लगेगा आपको जनता के स्वीकार करती है। ठीक है, DK पाल जी। मैं फिर आऊंगा उसी बात पर कि अपार जल संसाधन होने के बावजूद ये जमरानी का मामला आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार मैखुरी जी भी हैं और वो जानते भी इस बात को और प्रसाली जी भी इस बात को समझते हैं। 2012-13 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। ये उससे पहले जमरानी हो चाहे मलेरी भानी हो चाहे एक दो और योजनाएं हो, जिनको 12-13 साल लग गए हों उसको एक्टिवेट करने में दोबारा से, जो डीएक्टिवेटिव पड़ी हुई थी, तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं तो हम डिले हैं, लेट कर रहे हैं। फिर जिसकी आप बात कर रहे थे हमारी टिहरी बांध की, जो दुर्भाग्य है कि इस राज्य के लोगों का कि इतने सारे गांव विस्थापित हुए और आज तक भी लोगों को विस्थापन का फायदा जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। आज भी आप टिहरी जनपद में जाइए, जिलाधिकारी के सामने और तमाम वहां एडीएम के सामने रोजाना धरने प्रदर्शन होते हैं कि टिहरी बांध से जो मिलने वाला लाभ था वो आज तक भी उनको नहीं मिल पाया, यानी आज भी आंदोलित है। ये बात करते हैं जमरानी की और मनेरी भाली की, जो 2017 से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। तो डाल डाल में पात हमारे पानी को सही इस्तेमाल करने की बजाय वो बह जा रहा। अभी जवानी की बात और बहने की बात कर रहे थे हमारे साथी मैठानी जी, वो निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़ी बात भी कही, पर मैं उसके अलावा जो टिहरी बांध का हाल हुआ है, हमारे पास केवल उसका क्या फायदा है? केवल 12% का, 88% के को दिल्ली और यूपी दोनों बांट के खा जा रहे हैं, तो हमको तो फायदा उसमें हुआ नहीं। यही काम इन्होंने क्या किया था अभी बीच में, कितनी लड़ाई हुई इस पर, कितनी जंगे आजादी हुई, कितने इनकलाब के नारे लगे पंचेश्वर बांध को लेकर के, आपको मालूम ही है ना। तब जाकर के सरकार की कैबिनेट में एक फैसला आया एक डर के कारण से कि कहीं टिहरी वाला हाल पंचेश्वर में न हो जाए, उसका सारा फायदा नेपाल और यूपी न ले जाए। तो निश्चित रूप से सरकार ने इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन छोटी और जो लंबित पड़ी परियोजनाएं हैं उनको बहुत डिले भी किया है। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि आप फ्री की बात करते हैं बिजली की, अब फ्री का अधिकार उत्तराखंड वासियों का है, लेकिन हमारी मंशा कहाँ है? मंशा, ये तो मंशा के ऊपर है। आज भी हमारी 60 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही है, कुछ 50% बेनिफिट दे रही है, कोई 100% बेनिफिट दे रही है, कोई 30% पे है, लॉस फायदे में चल रही है। लेकिन क्या बिजली हम बना नहीं रहे क्या? हम अपने राज्य के लोगों को अपनी मानसिकता को मजबूत करके सरकार आगे हाथ क्यों नहीं आना चाहती? DK पाल जी, जो आप लोगों का मॉडल है फ्री बिजली का दिल्ली में, क्या आपने उत्तराखंड सरकार से कभी शेयर करने की? क्योंकि हम हमेशा विपक्ष से यही सवाल करते हैं कि आपके पास अगर कुछ अच्छे सुझाव है आपने सरकार को दिए, तो अगर आप फ्री बिजली का मॉडल की बात करते हैं तो क्या कभी सरकार के पास आप लोग गए कि इतने लॉस के बाद भी आप ये कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1-2 राज्यों में फ्री बिजली का आश्वासन लोगों को दिया है, वो पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, वो स्ट्रेटेजी की बात है, वो प्लानिंग की बात है। आम आदमी के पास में इन तमाम चीजों को लेकर के प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम वहां पर हमारे नेता करते हैं, क्योंकि एक चीज लागू करने से कुछ नहीं होता है। अभी जो कर्नाटक की आप बात लेंगे, कर्नाटक में महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने वादा किया था वो शायद पूरा नहीं हो पाया। वहां बहुत सारी लफड़े हो रहे हैं उस कार्यक्रम को लेकर के। तो मेरा कहना ये खाली घोषणा करने से नहीं होगा जी। मानसिक रूप से सरकारों को अपने सिस्टम को, जो हमारे अधिकारी के रूप में सिस्टम है, कर्मचारी के रूप में सिस्टम है, उससे पूरी प्लानिंग करके हम किस प्रकार से बिजली फ्री दे सकते हैं अपने राज्यवासियों को, किस प्रकार से अपने अपार जल संसाधन का फायदा दे सकते हैं, ये चीजें सरकार को करनी है। ये सरकार का पार्ट है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम उत्तराखंड में ऐसा एग्जाम्पल पेश करें जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर सकती है। आप सब लोग कह रहे हैं उस बात को, ये तारीफ है, हम तो तारीफ कहते हैं कि तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इसको जो फ्री की रेवड़ियां जो कह करके मखौल उड़ाया जाता है, ये भी तो बहुत बड़ी उन लोगों का अपमान है ना जिन्होंने बम्पर बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई है। इन बातों पर भी तो लगाम होनी चाहिए ना। आज प्रसाली जी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ हमारा अधिकार है, मैं उम्मीद करता हूं उनसे वो अपनी सरकार के अंदर प्रस्ताव में अपनी जो आपके संगठन की टीम है वो प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री जी को दे और राज्यवासियों को फ्री बिजली दिलाने का काम करे। आप 100 यूनिट दीजिए, 300 मत दीजिए, आपके बस की नहीं है तो 100 दीजिए, 150 दीजिए, 200 दीजिए, पर मनसा तो बनाइए ना, आगे तो आइए ना आप। ठीक है मैठानी जी, जब हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, जरूर आपने जिस तरीके से कहा असेसमेंट हुआ होगा बांध बनाने से पहले, मंजूरी मिलने से पहले, लेकिन
लेकिन आप किस तरीके से असेसमेंट करते हैं जो करंट सिनारियो है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ऐसे में समय लगेगा, आप ड्रिलिंग करेंगे, वहाँ पर पत्थर तोड़े जाएंगे, ऐसे में क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप फ्लोरा फ्लोना के अलावा देखते हैं? देखिए मैडम, हर जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे सड़क परियोजनाएं हो, चाहे कोई जल विद्युत परियोजना हो, चाहे किसी भी तरह के बड़े निर्माण कार्य हो, उसके लिए उस क्षेत्र के कई इंडेक्स तय किए जाते हैं कि इस क्षेत्र में, इस नदी में या इस जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, इसमें कौन सी मछलियां हैं, इसमें कौन से इंसेक्ट हैं, इनके दोनों तरफ नदी के दाएं बाएं तट पर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हैं जो IUCN की लिस्ट के अनुसार थ्रेटन्ड प्लांट तो नहीं है, कोई ऐसे पेड़ पौधे तो नहीं है जो पहले से ही संकट में हो। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि अलग से प्लान बनाते हैं कि अगर यहाँ पे हमने 200 माना टेक्सास बकाटा थुनेर के पौधे का काटा और उसका नुकसान किया, तो उसके बदले में हम उसके दूसरी जगह शीतला या रानी खेत में या पिथौरागढ़ में प्लांटेशन करेंगे, कंपनसेटरी प्लांटेशन, जिसको बोलते हैं कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान, जो उस जल विद्युत परियोजना का कैचमेंट होता है, जहाँ से उसमें छोटे छोटे गाड़ गधेरों और नालों के माध्यम से पानी आता है और फिर बड़ी नदी का निर्माण होता है। फिर हम उसमें जमरानी होगा या फिर जैसे विष्णुगांव पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है, उसमें हेलंग से हॉर्स शू टाइप टनल में अलकनंदा नदी को डाल दिया जाएगा और हाट जैसाल में अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, वहाँ टरबाइन लगेगी तो पानी को ग्रेडियंट में डाल के बिजली पैदा होगी। क्या इस दौरान जो नदी में पानी का स्तर कम हो गया, जब आप हाइड्रो प्रोजेक्ट में जैसे टिहरी में पानी भरा, हमने डैम को भरा तो देवप्रयाग तक पानी बहुत कम हो गया, तो उस दौरान उस वाटर इकोसिस्टम में जो मछलियां थी, जो इंसेक्ट थे या आसपास के जो लोक जीवन के लोग थे, जैसा कि हम सुनते हैं, हरीश मैखुरी जी ने भी इस बात को उठाया, जैसा कि हम सुनते हैं पांडुकेश्वर या वहां पर दामबगड़ में जब कभी किसी की डेथ होती है तो जेपी इंडस्ट्रीज को उनको फोन करना पड़ता है कि भाई अब अंतिम संस्कार हो गया है, जाड़ों में पानी का डिस्चार्ज इतना कम है पानी का तो इसकी अस्थि भी प्रवाहित नहीं होती, तो डैम से रिजर्वोयर से पानी छोड़ते हैं और तब उनका अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण होता है। ये भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस है कि इन चीजों का हमारे कल्चर, हमारे समाज पर और हमारी परंपराओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि ईमानदारी से उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि किसी भी जल विद्युत परियोजना उसकी एक उम्र आंकी जाती है। अभी ये कह रहे हैं कि टिहरी बांध की उम्र 12 साल कम हो गई, क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि गोमुख, नंदनवन, तपोवन और इधर ऊपर वाले हाई एल्टीट्यूड एरिया से जो सिल्टेशन होगा 2013 की आपदा में संगम चट्टी, गर्म पानी जो उत्तरकाशी बहा, उसका जो सारा मलबा है वो डैम में ही तो भरा है। वो डैम में भरने से पानी का स्तर कम होगा तो विद्युत उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ भी ध्यान में रखनी होंगी जमरानी जल विद्युत परियोजना में, ईमानदारी से उसके कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के प्रोग्राम हो। हमने ये सुना है वर्तमान में कि जितने भी कैट प्लान हैं जो संबंधित वन प्रभाग के माध्यम से चलाए जाते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र में, उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। उनमें ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, टालियों में पेड़ लग जाते हैं, जमीन पे नहीं होते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जैसे आम आदमी पार्टी वाले ये अन्य साथी लोग उठा रहे हैं कि संभवतः हमें ये लगता है कुछ कुछ मामलों में 100 यूनिट से अधिक बिजली कंजम्पशन के बाद संभवतः डोमेस्टिक घरेलू विद्युत में हम सबसे ज्यादा पर यूनिट चार्जेस देते हैं उत्तराखंड वाले।
और जब विद्युत ओम्बड्समैन ने विद्युत नियामक आयोग में आरटीआई क्लब उत्तराखंड ने ये मुद्दा उठाया जी। तो उनको तब आरटीआई में जानकारी मिली कि हम पर यूनिट ज्यादा पैसा देते हैं अन्य राज्यों की तुलना में, जबकि ये तो हमारा ट्रेडिशनल राइट है, हमारा पारंपरिक हकूक है। जंगल हमारी, जन हमारे, जमीन हमारी, जल हमारा, तो हमारा उस पर ट्रेडिशनल अधिकार होना चाहिए कि हमको उसमें हिस्सा मिले, चाहे वो तब सस्ती बिजली के रूप में क्यों न मिले, और हमारे पर्यावरण को अक्षुण्ण रखा जा सके। जी। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर जो मैठाणी जी ने बात उठाई है कि कई सारी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो अधिकारियों की लापरवाही से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, और सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही हमने कई जगहों पर देखी है। स्मार्ट सिटी उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर समय से काम नहीं हुआ, पैसा सही से खर्च नहीं हुआ, आधा पैसा ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है। तो ऐसे में क्या उम्मीद आप इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं? दिव्यदर्शनी जी, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न से बड़ा सहमत हूँ। देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का काम है उसमें एक तो इंक्रोचमेंट, जो जगह जगह अतिक्रमण बाहर से और बांग्लादेश से और कहां से लोगों ने आके यहाँ के नदी नाले खाले सब कब्जा दिए, अब उनको हटाना सरकार के लिए जो है वो मुसीबत का सबब बना हुआ है। उसी तरह से ये जो डैम है हमारे, मैं दिल्ली का तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि यहाँ फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली वाले तो खरीद के कर रहे हैं, थर्मल पावर है तमाम खरीद के दे रहे हैं। बाद में पता चला कि दिल्ली विद्युत बोर्ड भी घाटे में है, दिल्ली जो रोडवेज का वो था डीटीसी थी वो मतलब तमाम वो भी घाटे में चल रहे हैं, पानी जल बोर्ड घाटे में चल रहा। तो हमें दिल्ली जैसा फ्री की मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उत्तराखंड वालों का हक है भाई, जब हम इतनी ज्यादा बिजली प्रोडक्ट कर रहे हैं, और खासकर हमारी बिजली प्रोडक्ट पूरी जानकारी नहीं है मेखुरी जी को जी, न कोयला खर्च होना है, न यहाँ कुछ खर्च नहीं होना। एक बार जो बनाने पे, डैम बनाने पे खर्च हो गया सो हो गया, तो अब तो पानी फ्री का है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि उत्तराखंड अगर सरकार की जिजीविषा हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो वो बिजली दे सकती है। दूसरा जो हम जो डैम बना रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि हम नदी को टनलों से गुजारे, उससे बहुत ज्यादा धरती का लाभ नहीं हो। धरती का लाभ तब होता है जब डैम का पानी जज्ब होके नीचे धरती में समाये, और लोग आजकल तो सारा हम पानी चूस रहे हैं नीचे, 300-300 फीट बोरवेल बना रहे हैं, 400-400 फीट बना रहे हैं, तो हम चूस रहे हैं, लेकिन 400 फीट गहरा पानी जाने में 2000 साल लगते हैं, तब पहुंचता है पानी वहां, और हमने सारा पानी चूस दिया। तो कम से कम जो हम डैम में पानी हमारा जज्ब होके धरती के नीचे जाएगा वो कुछ और साल तक चलेगा, लोगों के काम आएगा। तो इसलिए जो डैम है वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि जो टनलों में हम तमाम नदियों को डाल रहे हैं, वो तो एक तरह से छेड़छाड़ है पर्यावरण के साथ। तो डैम बनाने, छोटे हों चाहे तालाब हों, पोखर हों, खाल हों, छोटे छोटे डैम हों, बड़े डैम हों। टिहरी डैम ने जो बड़े डैम बनाने के खतरे दिखाते थे वो भी अब मतलब साफ हो गया है कि बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, अगर हम ठीक ठाक प्लानिंग करें तो बहुत खतरा नहीं है। हमारा भाखड़ा नागल बांध जो है वो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा चल गया है, अभी भी बिजली दे रहा है बड़ी सुंदर। तो और चीन में तो ऐसे डैम थे जिनकी जो उम्र थी वो 30-40 साल आंकी गई थी, वो उनको 60-60, 70-70 साल हो गए, अच्छी बिजली दे रहे हैं, उनके चारों तरफ ग्रीनरी हो गई। सरकार को तो बस इतना करना है कि पूरे उत्तराखंड में जहां तक संभव हो निचले इलाकों में पीपल लगाए, आम लगाए, बड़ लगाए, पंच वृक्ष लगाए, नक्षत्र वाटिका बनाए, नवग्रह वाटिका बनाए, और ऊपरी क्षेत्रों में भोज के पेड़ लगाए, टेक्सास बकाटा जिसको हम बोलते हैं, थुनेर के पेड़ लगाए सरकार। हमने बद्रीनाथ तक यूकेलिप्टस और चीड़ पहुंचा दिया है। तो मतलब ये थोड़ा सा हमारे जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए अधिकारी वो भी इस संवेदनशीलता को समझें कि हमको कौन से पेड़ लगाने चाहिए। पीपल का पेड़ मौसम को रेगुलेट करता है, तुलसी को बढ़ावा दें, पहले हर घर में तुलसी लगती है, वो ओजोन परत का संरक्षण करती है, तुलसी से निकलने वाली वो। तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम होने चाहिए, और हम इसके पक्ष में हैं जो ये छोटे छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, हम टनल बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा डीके पाल जी, उसके बाद में मैं आदरणीय मेखुरी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उनसे, बगैर तथ्यों के किसी भी राज्य की सरकार पर आरोप लगाना बेबुनियाद है, जिसका हमें खंडन करना चाहिए। देखिए, ना तो हमारा दिल्ली का ना तो जल विभाग हमारा घाटे में है, ना बिजली विभाग घाटे में है, ना हमारा रोडवेज घाटे में है, हम सरप्लस चल रहे हैं। आज दिल्ली में हम अपने कर्जे को उतार चुके हैं काफी हद तक,
और मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही की रिपोर्ट है, और अगर वो गलत होती ना तो भारतीय जनता पार्टी की लोग और कई पत्रकार जो तथाकथित होते हैं वो निश्चित रूप से कोर्ट में चले जाते। हमने 8 पुल बनाए, 8 पुलों में हमारा 2500 करोड़ रुपए का एक बजट था जो टेंडर हुए थे, और हमने 1670 करोड़ में उनको पूरा कर लिया। यानी 800 करोड़ से ज्यादा हमने दिल्ली सरकार को बचा करके उसके खाते में दिया है, उसके भंडार में दिया है। वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो पैसा ऐसी ही परियोजनाओं में लगता है। बिजली फ्री का मामला है, बहनों को बसों में फ्री देने का मामला है, तमाम चीजें। हम घाटे में नहीं है मैकोरी जी, और मेरी विनती है आप किसी बात से चिंता मत करिए। दिल्ली और पंजाब में हम सरप्लस है और पैसा बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा निवेदन है, ये बहुत जिम्मेदार टीवी चैनल है, अपनी बात को तथ्यों के आधार पर ही आप रखें। पाल साहब बजट को घर भी ले जा रहे हैं। ठीक है पिरसाली जी, यहाँ पर हमने जब बात करी, यहाँ पर पर्यावरणविद ने जो जिस तरीके से कहा है, मैखुरी जी ने जिस तरीके से कहा है, और ये मुद्दा सबसे ज्यादा जोशीमठ के समय पे उठ के आया था कि आप जो है एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाए थे क्योंकि डेब्रिस के ऊपर बना हुआ शहर है। अगर पहले एनालिसिस कर लिए होते, मिश्रा रिपोर्ट कंसिडर कर ली होती तो शायद आज ये हालात नहीं होते। तो क्या आपको नहीं लगता आगे कंस्ट्रक्शन और स्पेशली ये डैम है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जितने भी IIT रुड़की जैसे संस्थान है जो अब अपनी रिपोर्ट जोशीमठ के लिए सौंप रहे हैं, उनको पहले कंसल्ट कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल दिव्यदर्शन जी, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर वैज्ञानिक विकास कहीं पर होता है, खास तौर पर उत्तराखंड जैसे भौगोलिक संरचना वाले प्रदेश में, तो नुकसान होगा ही होगा। तो सरकारों की दूरदृष्टि वहां तक होनी चाहिए कि हमें कैसा भविष्य चाहिए, जो हम परियोजना बना रहे हैं उसकी उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इन पर होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारी सरकार सारी चीज को देख रही है। इस वक्त जो सरकार है वो आज तक की सब सरकारों से बहुत बेहतरीन सरकार है, विजनरी सरकार है, तालमेल केंद्र और प्रदेश का बहुत अच्छा है और सबकी सलाह ली जा रही है। तो इसको देखते हुए जो भी विकास यहाँ पर होगा वो बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का विकास यहाँ पर होगा। और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है और वही करके सारा कुछ सब ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, चाहे वो सोशल बैलेंस हो, चाहे एनवायरमेंट का बैलेंस हो, तो सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। हमारे पास विशेषज्ञ हैं और जो भी विशेषज्ञ जहां से जरूरत पड़ेगी वो सरकार उपलब्ध कराएगी उस चीज के। पिरसाली जी, सवाल इसलिए है क्योंकि कल आप ही थे डिबेट में और हम ब्यूरोक्रेसी की हावीपन की बात कर रहे थे कि कितनी हावी हो गई। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि आप लोग समन्वय बना के आइए, आपस में आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। तो यहाँ पर मंशा पर सवाल नहीं है, अगर समन्वय केंद्र और राज्य सरकार में है तो फिर अधिकारियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस समन्वय को साथ लेकर चलने की और उस मंशा के अनुरूप काम करने की, जो इस प्रदेश में नहीं होता, जो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि सरकार, शासन में बैठे लोग सीधे जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही उनकी होती है। और ऐसे में जो भी शासन प्लानिंग करता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम प्रशासन का होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो काम होते हैं जनता के कामों को करने के लिए कार्यपालिका होती है। अगर कार्यपालिका अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रही है तो उनको चेताना बहुत जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उनकी बर्खास्तगी भी बहुत जरूरी होती है, सजा भी जरूरी है। तो हमारी सरकार सबका ध्यान रख रही है। बहुत सारे अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं, जहां जहां मामला प्रकाश में आता है वहां पर कठोर कार्रवाई शासन की तरफ से की जाती है। और मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आपको फैसिलिटी और सैलरी इस बात के लिए मिलती है कि आप जनता का काम करें। अगर उसमें कोताही बरती जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। यही उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की अधिकारियों से कि तुम काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं करो या हमारे नहीं सुन रहे हो, तो ये शिकायत नहीं है, उनको एक चेतावनी है और अंतिम चेतावनी है कि अगर चेत जाओ, अगर नहीं चेते तो घर का रास्ता मिलेगा सीधे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है किसी भी मामले में और काम करना ही पड़ेगा, काम जनता का करके देना पड़ेगा। हम भी सब जनता के प्रति ही जवाबदेही है हमारी। आशीष नौटियाल जी, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ये रहा है, अभी आपका जो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आप लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज इनिशियल स्टेज पर ही करने लगते हैं। जैसे DK पाल जी ने कहा वेलकमिंग होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि आपको शुरुआत तो एटलीस्ट दे देनी चाहिए और बीच बीच में अब क्रिटिसिज्म का काम कर देना चाहिए हेल्प के तौर पर? देखिए मैडम, बहुत कुछ देखा है हमने, ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज करता है इन लोगों को, हमने इनको देखा है, इनके झूठ को देखा है, इनकी भावनाओं को देखा है। आप देखिए जब इन्होंने सरकार बनानी थी 2013 में तो इन्होंने बात करी कि हम जो है लाल आंखें दिखा देंगे। ये पाकिस्तान के साथ इनका क्या समझौता हुआ, अभी आपके टीवी चैनल में आ रहा है कि पांच उग्रवादी घुसा रहे हैं पाकिस्तान वाले, पहले भी घुसाते थे, आज भी आ रहे हैं। चाइना के साथ देख लें आप,
चाइना के अभी राहुल गांधी जी जब बोल बोल के थक गए कि चाइना हमारे यहाँ आ रहा है, हमारी जमीन कब्जा दी, नहीं, पूरा क्लीन चिट प्रधानमंत्री दे चुके थे। अब प्रधानमंत्री, आज मैं राजनाथ सिंह जी का बयान देख रहा था कि जब अगर बॉर्डर पे अगर वो सही होगी स्थिति तो हम बात करेंगे। बॉर्डर पे यानी स्थिति खराब, चाइना बॉर्डर पे भी स्थिति खराब है। नेपाल जैसा देश जो हमारे सामने कुछ नहीं था, प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने दिखाया कि देखो मैं नेपाल में एक बच्चे को लेके गया, मेरा यहाँ काम करता था, ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा इवेंट बना दिया, वो नेपाल ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। आप विदेश नीति में फेल है। आप देश के अंदर की नीतियों की अगर बात करें, और आप चलो उत्तराखंड में ही कर लो, आप छोड़ो, हमारे मुख्यमंत्री पहले से मुख्यमंत्री है, पूरा विश्व मोदी जी के पीछे खड़ा है। ये आपने देखा है। और ऐसा लगता है अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर क्या दिख रहा है? अगर आपको ये दिख नहीं रहा कि आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है, आप इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का हाल क्या होगा? मोहताज हो गया, कटोरा लेके घूम रहा पाकिस्तान, और चाइना की हिम्मत नहीं है, सारी कंपनियां इंडिया में आ रही है। किसका काम है? किसका है? ये मोदी जी की 360 डिग्री जो डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल, उसका कमाल है कि पाकिस्तान मोहताज हो गया, चाइना की हालत खराब हो रही है। आप इंटरनेशनल पॉलिसी को नहीं जानते, आप जानते नहीं इंटरनेशनल मैटर को। आप अपना मैटर कीजिए। राहुल गांधी जैसे लोग जो अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं, चाइना में जाके भारत की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी का जनता ने जो हाल किया है, यही हाल आप लोगों का होता है। यही हाल चाहिए था। इसका शीर्ष नेता बाहर जाकर भारत की बुराई करता है। राहुल गांधी जी जब बाहर गए, चाहे वो अमेरिका में गए, चाहे चाइना में गए, अगर उत्तराखंड के अंदर थोड़ा सा समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। आप लोगों ने पूरी उत्तराखंड के लोगों को बताएं, आज मोदी जी चाहेंगे एक आंदोलन मंच थे, मोदी जी आंदोलन मंच थे भारत पूरी डिबेट शांतिपूर्वक निकल गई, पूरी डिबेट शांतिपूर्वक निकल गई। अब थोड़े से समय में प्लीज बहस मत कीजिए, ठीक है? आराम से सर, आराम से। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा था, ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी, छोटा सा मेरा ये सवाल था कि आप लोग शुरुआती फेज में क्यों क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं? कब करें? जब देश लूट जाएगा, आप राज्य लूट जाएगा, तो दीजिए, शुरू तो होगा ठीक है, ठीक है, चलिए झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट किया। ये बातें करते हैं, हम 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अरे 24 घंटे सेवा करवाते हैं, चुनाव के लिए तैयार रहते हो। चुनाव संगठन से नहीं जीतता, चुनाव आपके इस चीज से जीता गया। वो विजन क्या है? और विजन आपका झूठ है। आप अगली बार आप झूठे विजन है आपके। क्या करें? हर चीजें फेल रहे हैं आप, हर चीजें फेल है आप, स्मार्ट सिटी फेल है, काले धन फेल है, हर जगह फेल है। डिस्कशन का टाइम आप हो गया, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डीके पाल जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से? इस राज्य में अभी भी 14 से ज्यादा अधूरी जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, और वो अब से नहीं है। 2007 की जो सरकार थी तब प्रस्ताव पास होकर के, कुछ प्रस्ताव दिल्ली में भी गए हैं, कुछ प्रस्ताव यहाँ भी पड़े हुए हैं। उत्तराखंड जब एक अपार जल संसाधन का राज्य है, यहाँ अपार पानी है हमारे, और तमाम चीजों पर अगर वो प्रपोजल भी बन के गए हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने पर्यावरण को भी ध्यान में रखा होगा, वहाँ व्यवस्था भी देखी होगी कि यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो जब ये एक आपने जमरानी को कर दिया है फाइनल, तो बाकी 13 को भी आप करिए, जिससे बिजली का उत्पादन जो है ज्यादा से ज्यादा इस राज्य में हो जाए, और उसका फायदा राज्य के जो हमारा भंडार है उसमें हो। साथ ही साथ एक बात पर बिल्कुल जो ध्यान नहीं हो रहा है, हमारे तमाम बच्चे नौजवान इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर बन चुके हैं, उनको यूपी में और कहीं और राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि उनको अगर आप प्लान को रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हमारे बच्चे इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर बन रहे हैं उनको इन योजनाओं में हिस्सेदार बनाया जाए, उनको जॉब निकाले जाए, नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और उन पर भरोसा किया जाए, न कि बाहर से ला करके नौजवानों को आप जमरानी में बैठा देंगे। जमरानी में उत्तराखंड के बच्चों को ही, इंजीनियर्स को ही, जो इलेक्ट्रिकल से किए हुए उन्हीं को ही नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, हरीश मेखुरी जी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से जो जमरानी बांध परियोजना है उससे पर्यावरणीय लाभ इस मामले में होंगे कि उस क्षेत्र में धरती में पानी समाएगा, और दूसरा उस क्षेत्र में बिजली बनेगी, और तीसरा उस क्षेत्र में सिंचाई होगी। और ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले पैसों की कमी रही होगी। सब बड़ी बात पैसा था न, टका और न करे थे झकझका।
ये हमारे पहाड़ी में कहावत है। जी। पैसे आए तो अब काम शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी वालों को बधाई है। लेकिन इस पर काम ईमानदारी से हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और उसके ये 3 लाभ जनता को भी मिले। जी, मैठाणी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर बैंक है, तो इसलिए हमें जल आधारित स्वरोजगार के साधन विकसित करने होंगे। छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, घराट से 5 किलोवाट तक बिजली पैदा करना, और उसकी वजह से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जमरानी में भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि ईमानदारी से काम होगा और यहाँ कॉर्बेट जैसे भ्रष्ट अधिकारी 6000 पेड़ नहीं कटवाएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस को ध्यान में रखेंगे, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट में ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जी, नौटियाल जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट पे। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी को अपनी भावनाएं सही करनी पड़ेगी, इनको अच्छी सोच के साथ काम करना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए सब काम नहीं होते, कुछ काम राज्य हित के लिए भी करने चाहिए, उसके लिए सरकार बनाए, क्योंकि ये सेवा, राजनीतिक सेवा है। तो आप अगर सेवा भाव से काम करेंगे, निश्चित आप चुनाव जीतेंगे, आप चिंता ना करें। सिर्फ संगठन बनाने का जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसे छोड़ के सही काम करें और धरातल पे काम करें, जनता खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है, जिनके लिए हम लोग सब साथ हैं। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन जनता का हित होना चाहिए बस। बिल्कुल। पिरसाली जी, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे, अब किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा? देखिए, जो भी यहाँ पर पर्यावरणविद, चाहे मैठानी जी हो, चाहे आपके मैखुरी जी हो पत्रकार, उन्होंने जो राय दी, बहुत अच्छी बातें कही, उन सब का ध्यान सरकार रख रही है और कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसका आश्वासन दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से समझती है। जिस प्रकार से जनता ने प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसका महत्व, उस आशीर्वाद को हम समझते हैं, इसीलिए दिन रात उत्तराखंड की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और हमारी सरकार करती रहेगी। विपक्ष उसको पचा नहीं पा रहा, वो अलग बात है, उसका कोई महत्व भी नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जमरानी बांध एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो है यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है इसे, लेकिन अभी शुरुआती दौर है और अभी जो है मेन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इन तमाम चीज़ों पर जो आज इस डिस्कशन में सामने आए हैं, सजेशंस आए हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट के लिहाज से भी और ख़ासतौर पर जो चीज़ें हमने जोशीमठ से सीखी हैं उन पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि आगे इस तरीके के जो है नुकसान हमें झेल लेना पड़े। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।